नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 8 नवंबर से आज 12 दिसंबर तक विरोध और वकालत बहुत हो चुकी है। अब ताकत को समेटा जाए और कुछ लोगों की जो परेशानियां हैं, जो मसले हैं, उसको उनका हल दिया जाए। आप अगर सरकार हैं तो आप समझे कि परेशानी वाकई बड़ी है और लंबी चलने वाली भी, इसलिए कुछ कीजिए। हवा हवाई नहीं, कुछ ठोस मजबूत। और किसी की राय मान लेने से आपके रुतबे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सरकार हैं, सरकार ही रहेंगे। और अगर आप विपक्ष हैं तो सिर्फ हंगामा नहीं, कुछ सुझाएं भी, क्योंकि वापसी को सरकार तैयार नहीं और अब इतने वक्त के बाद शायद तुक भी नहीं बनता है। ठीक है, पीएम ने 50 दिनों का वक्त मांगा है, शायद कुछ लंबा हो जाए, लेकिन इतना तो तय है कि सरकार और विपक्ष अगर सिर जोड़कर बैठें तो मुश्किल से निपटना थोड़ा आसान जरूर होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत हुआ नोटबंदी का रोना, अब कुछ ठोस करने की जरूरत है। तो हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। इससे पहले कि हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएं, अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं और कांग्रेस की जानिब से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आर्थिक मामलों के जानकार और आर्थिक विषय पर लिखते पढ़ते रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष मिश्रा साहब, वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए कि अभी इस वक्त मौजूदा हालात क्या है। नोट बंदी के बाद, नोट बदली के दौर से इस वक्त देश गुजर रहा है, इस वक्त क्या हालात है, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। 8 नवंबर को हुए नोटबंदी के फैसले के बाद पूरे देश में अजीब सी कशमकश है। बात सिर्फ बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों की नहीं है। बात यह है कि रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी हों। बात यह है कि सब्जी, दूध, अनाज, तेल, साबुन की जरूरतें कैसे पूरी हों। बैंक अकाउंट में पैसा है लेकिन जेब में नहीं है। कुछ उपाय हैं जो संकट की इस घड़ी से हमें बचा सकते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन करें। जिंदगी आसान बनाने के लिए अपने पास मोबाइल वॉलेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखें। अपने पास पड़े कैश को कम से कम खर्च करें और ज्यादातर खरीदारी वही करें जहां पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन लगी हो। इससे फायदा ये होगा कि जितने का ट्रांजैक्शन होगा उतना पैसा आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से डेबिट हो जाएगा। खुले की कोई झिकझिक नहीं होगी। घरेलू जरूरत की चीजें जैसे चावल, दाल, आटा, तेल, साबुन, शैम्पू, बिस्किट, नमकीन समेत तमाम ग्रोसरी की चीजें उन्हीं दुकानों से खरीदें जहां स्वाइप कार्ड से पेमेंट होता हो सकता है कि आप जिस दुकान से नियमित खरीदारी करते हो वहां स्वाइप कार्ड से पेमेंट ना होता हो, तो एक आध महीने के लिए आप दुकान बदल दें। जब उसकी दुकान से खरीदारी कम होगी और घाटा होगा तो वो जल्द से जल्द पीओएस मशीन लगाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हाउसमेट को ऑनलाइन पेमेंट करें। अब ज्यादातर डोमेस्टिक मेट्स के पास बैंक अकाउंट है, उसे ऑनलाइन पेमेंट करें या चेक दें। हो सकता है किसी मेट के पास बैंक अकाउंट न हो, तो आप जनधन स्कीम के तहत जीरो बैलेंस पर उसका अकाउंट खुलवाने में मदद करें। जनधन अकाउंट के फायदे भी उसे बताएं ताकि वो प्रेरित हो। अगर डेबिट कार्ड से पैसा निकालना उसे ना आता हो तो उसकी मदद करें। एक बार आप उसे तरीका बता देंगे तो आगे से उसकी समस्या तो दूर होगी ही, आपकी भी दूर हो जाएगी। यही तरीका आप अपने न्यूज़पेपर्स बिल और दूसरे डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए भी अपना सकते हैं। ईसीएस फैसिलिटी का इस्तेमाल करें। आप अपने मोबाइल में ईसीएस फैसिलिटी डाउनलोड करें। इस फैसिलिटी के जरिए आप अपने टेलीफोन, बिजली, डीटीएच बिल का पेमेंट कर सकते हैं। ये बेहद आसान है। मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करें। आप पेटीएम या दूसरे मोबाइल वॉलेट के जरिए हर तरह का पेमेंट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी वगैरह के बिल देने में कर सकते हैं। ओला, उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज तो अब आराम से ऑनलाइन पेमेंट ले रही हैं। अगर उनका ऐप आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो आसानी से कर सकते हैं। बैंक कम से कम जाएं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको बैंकों की कतार में खड़े होने की जरूरत कम पड़ेगी। अगर ऑनलाइन सुविधा वाले लोग बैंक कम जाएंगे तो बैंकों की कतार कम होगी। एक बार में अगर आपने 24,000 रुपए निकाल लिए
तो आपके पूरे महीने का काम आसानी से चल जाएगा। एटीएम से आप एक बार में 2500 ही निकाल पाएंगे। इसलिए एटीएम की जगह सीधे बैंक से ही 24,000 निकालें। हालांकि तमाम सुविधाओं के बावजूद कैश की जरूरत तो पड़ती है। कहीं आपने एक कप चाय पी या कहीं रोड साइड में ताजा सब्जी खरीदी तो वहां आपको कैश देना ही होगा। लेकिन ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हैं, काफी कम कैश में ऐसी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। देखिए, हमने कोशिश की कि इस रिपोर्ट के जरिए उन तमाम जो रास्ते हैं जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, वो तमाम रास्ते हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश की। कुछ छूट गए होंगे तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बताएंगे। और हमारी कोशिश आज ये है कि आज हमारे सारे पैनलिस्ट कुछ रास्ते बताएं, कुछ रास्ते सुझाएं, ना कि किसी तरह से, ताकि कोई नतीजा निकले इस डिबेट का। सबसे पहले सुदेश वर्मा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। सरकार की जानिब से वक्त बेवक्त बहुत सारी चीजें की जा रही जिससे लोगों की मुश्किलें कम हो, लेकिन ये आप भी मानते हैं और जान रहे हैं कि मुश्किलें अब भी बरकरार हैं। क्या और ऐसा नया किया जा रहा है सरकार की तरफ से? हमने बहुत सारी चीजें दिखा दी अपनी रिपोर्ट में, इसके अलावा कुछ और चीजें सरकार की जानिब से की जा रही जिससे लोगों की परेशानी कम हो, तो प्लीज वो आप रखें। इससे बेहतर मतलब विपक्ष को कोसने से अलग सिर्फ उपाय बताएं। हुसैन रिजवी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत पॉजिटिव प्रोग्राम की संरचना की जिससे लोगों का फायदा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके जो दर्शक हैं वो इस प्रोग्राम को देखकर लाभान्वित होंगे। हमारी सरकार ने, देखिए, आपने देखा कि 2 दिन पहले वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने काफ़ी इंसेंटिवाइज डिजिटल यूज अनाउंस किया। जैसे पेट्रोल पंप पर अगर आप कार्ड से यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट अगर आप कार्ड से कर रहे हैं, डिजिटल यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ रियायतें दी जा रही है। क्योंकि देखिए, एक तबका है जो चेंज को रेसिस्ट करता है, चाहे वो राजीव गांधी जी कंप्यूटराइजेशन इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब, चाहे वो मोबाइल टेक्नोलॉजी आया तो जो लोग मोबाइल यूज करते थे उनको बोलते थे बहुत अमीर है। आज गांव-गांव में किसान भी मोबाइल फोन यूज कर रहा है। उसी तरह टेक्नोलॉजी को हमारा देश जो है ना, हम लोग जो है बहुत विश्वास करते हैं अपनी जनता पर कि वो एडॉप्टेबल हैं, वो अडॉप्ट करेंगे और जैसे जैसे जरूरतें होंगी और उस टेक्नोलॉजी को वो अपनाएंगे। इसमें नहीं मानना चाहिए। हमारा कर्तव्य एज पार्टी या कांग्रेस का भी कर्तव्य, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस भी है, तो ये होना चाहिए कि लोगों को कैसे बताएं कि इसको कैसे यूज करें। हम लोग फील्ड में उतर जाएं और लोगों के लिए अवेयरनेस कैंपेन करें जो सरकार कर रही है। ये आपकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? कारण नहीं है कि लोगों आपके कुछ वॉलंटियर्स हैं फील्ड में, कम नहीं होंगी। आपकी पार्टी के कुछ वॉलंटियर्स फील्ड में जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारी सारी, जी बिल्कुल जा रहे हैं। और सारे जगह, जैसे मोदी जी ने बताया, युवाओं को भी बताया कि आप लोगों को बताइए कैसे डिजिटल यूज करें, क्योंकि यूज जो नहीं करता है ना उसको बहुत डर लगता है। कार्ड से यूज करना एक पद्धति नहीं बनी हुई है, कैश देना ही बना हुआ है। एक बार वो यूज करना जान जाएंगे कि पेटीएम कैसे यूज करें या और वॉलेट कैसे यूज करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, तो बहुत आसान हो जाएगा। और यही काम हम लोगों का बचा हुआ है। ठीक है। मीम अफजल साहब, आप एक वरिष्ठ शख्सियत हैं, काफी तजुर्बा है आपका, और आपकी पार्टी तो वैसे भी कहती रही कि वो नोट बदली के खिलाफ नहीं है, जिस तौर तरीके से उसे लागू किया गया आप उसके खिलाफ हैं। चलिए, हंगामा बहुत हो चुका है, कुछ उपाय दीजिए सरकार को, कुछ सुझाइए जिससे जो मुश्किल है उसे थोड़ा कम किया जा सके। इस संकट के वक्त में उनका साथ दीजिए। रिजवी साहब, देखिए, आप ये कह रहे हैं कि किसी आदमी ने जुर्म कर दिया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का जुर्म उसने किया गलत तरीके से, और आप कह रहे हैं कि उसको छोड़ करके आप भी सुझाव दीजिए कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं इसको वेलकम करता हूँ आपका। लेकिन मैं आपने अभी एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें आपके यहाँ बताया गया कि किस तरह से लोग, छोटे लोग भी जो हैं वो डिजिटल हो सकते हैं और कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए, इस देश में 62 करोड़ लोग गांव देहातों में रहते हैं और 21 करोड़ लोग वो हैं जो झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकानों में, मिट्टी के मकानों में रहते हैं। यानी ये जो 83 करोड़ लोग हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोग हो सकते हैं ऐसे जो डिजिटल होंगे या ये सब चीज़ों को जानते भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 70-75 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में दावे से मैं कह सकता हूँ
कि वो इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं। उसके अलावा शहरों के अंदर भी एक बड़ी आबादी ऐसी है, जैसे मैं आपको बताऊं, पुरानी दिल्ली का मैं रहने वाला हूं। अफजल साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं शुरुआत से आपको टोकना चाह रहा था, भी मेरा ताल्लुक है। अगर आप देखें, मीम अफजल साहब, एक छोटी सी मेरी बात सुन लीजिए। ये तमाम आंकड़े हम शुरुआत से देख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, आपकी तरफ से ये बातें लगातार उठाई भी जाती रही, लेकिन अब सवाल ये, जब सरकार ये कह चुकी है कि वो इस फैसले को वापस नहीं लेने वाली, तो बतौर एक विपक्ष कुछ अच्छे उपाय आप उनको बता सकते हैं, लोगों के बीच जाकर के उन्हें इस मुश्किल से निकलने के कुछ रास्ते बता सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता क्या अभी बाकी बचा है? 16 नवंबर से पार्लियामेंट किस हालत में, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, वहां क्या होगा? हमारे पास तो एक ही रास्ता है, लोगों को तकलीफ से निकालने के लिए हमारे पास बस यही हम चाह रहे हैं, ये है कि सरकार अपने सिस्टम को ठीक करे। सबसे पहले अपने सिस्टम को ठीक करे। वो क्या होंगी चीजें? आपने दो बातें प्रधानमंत्री के मुंह से शुरू में सुनी, दो चीजें उन्होंने कही थी। एक, ब्लैक मनी को खत्म करेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था करप्शन को रोकेंगे। ब्लैक मनी कितनी आई ये आज तक सरकार कुछ नहीं बता सकी है। जाहिर है 30 तारीख तक, 31 तारीख तक हम भी इंतजार करेंगे और आप भी करेंगे, उसके बाद सही पता लगेगा। दूसरी अहम बात करप्शन, वो आप देख रहे हैं किस तरह से नए नोट किस तरह से लोगों की तिजोरियों से बरामद हो रहे हैं और करोड़ों की तादाद में बरामद हुए हैं। कल एक बहस में था, मैं उसमें अनुमान लगाया जा रहा था 70 से 80 करोड़ रुपया जो है इस तरह से जो है ये लोगों ने निकाल लिया है बैंकों से साठगांठ कर करके। यानी सरकार ने आज 5 लाख करोड़ बताया है करेंसी छापी है, और इससे पहले तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख की बात थी जी, यही कहा गया है। तो अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कम 20% करेंसी जो है वो ब्लैक मार्केटर्स के पास चली गई है, बैंकों की साजिश से, बैंकों की मिली भगत से और वहां पे काम करने वालों की मिली भगत से। तो करप्शन खत्म होने की बजाय करप्शन और ज्यादा बढ़ गया, और उसमें एक नई शक्ल का करप्शन जो है उसका जन्म हो गया है। तो हमारा कहना यह है कि सरकार को सबसे पहले करेंसी के छोटे नोट, खासतौर पे 500 रुपए के जो नोट हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा छापना चाहिए। उसके बगैर कुछ नहीं होगा। इसलिए कि 2000 का नोट आज भी मार्केट के अंदर चला नहीं पा रहा है गरीब आदमी, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम एटीएम्स को कंट्रोल करके ठीक कर देंगे, उनको एकदम सही काम करने लगेंगे। आज भी देश के अंदर 40% से ज्यादा जो एटीएम्स हैं वो ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। आंकड़े हम बता रहे हैं। इसके अलावा करेंसी ना होने की वजह से आज ही आपके एक टेलीविजन चैनल ने बताया है कि नई दिल्ली, जहां पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर एक भी एटीएम के अंदर पैसा नहीं था। ठीक है, ये आप बताइए कैसे दूर होगा कि वो पैसा होगा तभी नोट के सर्कुलेशन, लोगों की दिक्कत दूर होगी। ठीक है, 500 रुपए के नोट के सर्कुलेशन को बढ़ाया जाए, आपने एक ये उपाय अभी सुझाया है। बहरहाल अब हम चल रहे हैं जरा आशुतोष मिश्रा साहब के पास। आशुतोष जी, जितनी चीजें अभी तक हो रही हैं कैशलेस करने को लेकर के, उसमें तमाम अलग अलग चीजें अलग अलग तरीकों से के जरिए पेमेंट की जा सकती है, इसमें आप क्या ऐसी चीज को जोड़ना चाहते हैं जिसके जरिए आम लोगों की जो परेशानी है उसे कम किया जाए? देखिए, अभी आप अपनी ही रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि हम लोग मेट्रोज में किस तरह से डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, तो ज्यादा कष्ट इस वक्त गांव की तरफ। ये जिस तरफ मीम अफजल साहब इशारा कर रहे थे कि बड़ी आबादी जिसका इससे कोई लेना देना तो नहीं है, वो उनके लिए क्या किया? उनके लिए ये किया जा सकता है कि जो नोट जो है मेट्रो और आप एटीएम में जो लाइन देख रहे हैं वो ज्यादातर दिल्ली की दिखाते हैं, एटीएम नहीं काम करते। गाँव में तो इससे भी बदतर हालत है, जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह नहीं है। तो वहां जो सरकार को टारगेटेड पैसा भेजना चाहिए, जहाँ पे गरीब है। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा। अगर आप जगह जगह देखें तो कोऑपरेटिव बैंक्स में तो पैसा ही नहीं दिया इन्होंने शुरू में। तो अब सरकार को ये टारगेट करना चाहिए कि हम जो ज्यादा नीडी लोग हैं, जो उतना डिजिटली एजुकेटेड नहीं है, जो कि नॉन मेट्रोज और गांव में होंगे, तो हम पहले पैसा वहां भेजेंगे। दूसरी चीज जो जैसे मीम अफजल साहब ने कही कि हमें छोटे नोटों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पैसे का मेन काम क्या होता है कि उससे आप कुछ खरीद फरोख्त कर सके। 2000 का नोट उस मामले में बेकार है। तो वो 500 और 500 से कम के नोट, तो वैसे भी आरबीआई जो है जो पुराने कई सॉइल्ड नहीं, इन्होंने क्या किया है, आरबीआई ने कई पुराने नोट जो रिजेक्टेड सॉइल्ड नोट का होते हैं 100 और इससे नीचे के करेंसी के, वो वापस सर्कुलेशन में डाल रहे हैं। लेकिन अब ज्यादातर नोट तो जो है 1000 और 500 में थे,
तो वो तो आने में टाइम लगेगा ही लगेगा। वो बड़े बड़े धन्ना सेठ उसे लेकर के घर में रख ले रहे हैं, वो दो हजार का लेके रख रहे हैं। तो वो तो देखिए, वो जो करप्शन पे वॉर है वो तो इससे नहीं सॉल्व होने वाली, बिल्कुल नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आप मतलब ये हम और आप सब जानते हैं कि कानून से तो जो क्रिमिनल होता है वो डरता नहीं है, वरना लोग रेड लाइट नहीं जंप करता, मर्डर्स नहीं होते, रेप्स नहीं होते। तो ये वो तो कोई ना कोई तरीका निकालता ही रहेगा, वो अलग लड़ाई चलती रहेगी। उसमें बताने वाले भी हमारे बीच बैठे हैं। हाँ, तो वो उसमें वो लड़ाई इससे नहीं जीती जा सकती। ठीक है। सुदेश वर्मा साहब, अगर आपकी जानकारी में हो, सरकार की जानिब से हाल के वक्त में, यानी 1-2 दिन के अंदर अगर कुछ ऐसा किया जा रहा हो या प्लानिंग में हो कि उन इलाकों तक बेहतर तरीके से कैश को पहुंचाया जाए जहां पर लोग डिजिटली उतना एजुकेटेड नहीं है जितना होना चाहिए, जहां का जिक्र मीम अफजल साहब भी कर रहे थे और आशुतोष साहब भी कर रहे हैं कि उन इलाकों तक कैसे कैश को सही तरीके से पहुंचाया जाए, जबकि दिल्ली एनसीआर में कैश की बहुत दिक्कत है। देखिए हुसैन रिजवी साहब, हम लोगों बहुत बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोग भी रूरल एरियाज के टच में हैं और सिचुएशन बुरा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है जितना नीम अफजल साहब बोल रहे हैं या आशुतोष जी बोल रहे हैं। आपको पता है कि जब हमें लगा, चलिए मीम अफजल साहब की बात तो समझ में आ रही, लेकिन आशुतोष जी की बात क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? को तो हमने जी आशुतोष की, ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग को पता है। फिर हमने कंसेशन दिया कि फर्टिलाइजर के लिए आप पुराने नोटों को यूज कर सकते हैं। हमने रियायतें वहां दी जहां लगा कि किसान सफर करेगा। और रूरल एरिया में एक एडवांटेज, अगर आप गांव से कनेक्टेड है तो कि आपके पास पैसा नहीं भी है तो एक मिनट आशुतोष जी मैं कंप्लीट कर लूं। और उसके बाद एक जजमानी सिस्टम टाइप का चीज चलता है, क्रेडिट सिस्टम चलता है, जिससे मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप वहां का साहूकार आपको क्रेडिट दे देता है। और ये चीज हमारे नजर में आया है कि लोग अपनी व्यवस्था उस तरह से कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं पहुंच रहा है। सिचुएशन बहुत इंप्रूव किया है। आप जो मेट्रो की लाइनों की बात कर रहे हैं, अभी मीडिया में आ रही है, तो आप ये सोचिए वो लाइन इंप्रूव हुआ है, सिस्टम काम कर रहा है। आप बताइए, अगर आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आप जाते हैं, सर अगर सिस्टम काम कर रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है सिस्टम को चलाना। इसमें आपके डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां भी क्यों होता है? सुदेश जी देखिए, मैं सरकार की आप तारीफें करें बैठकर, इसलिए ये प्रोग्राम नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है हुकूमत करना, लोगों का ख्याल करना, लोगों को सहूलियत देना, ये जिम्मेदारी है। बता रहे हैं नहीं सुजैन रिजवी साहब, और ये बोलना कि फेल हो गया, मुझे लगता है कि नहीं, ये किसी ने नहीं हम लोग दे रहे हैं, 50 दिन का परीक्षा है और आप बीच में ही हमारे एग्जामिनेशन पेपर को खींच लीजिए पेपर और बोलिए कि तुम फेल हो गए। हम तो आज कुछ और रास्ते तलाशने के लिए बैठे हैं। जीवित है, डायनेमिक सिचुएशन में रिएक्ट कर रही है। ठीक है मीम अफजल साहब, सरकार खुद तलाश कर रही है। ठीक है मीम अफजल साहब, दे रही है लोगों को और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। क्या अब तक जो आपकी तरफ से सुझाव दिए गए, क्या सरकार की तरफ से उस पर कुछ गौर हुआ है? और अभी ये भी वो कह रहे हैं कि अभी तो एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है, अभी 50 दिनों का पीएम ने वक्त मांगा था, अभी तो कम से कम वक्त दिया जाए उनको। देखिए 1 महीने से शायद 1 दिन और ऊपर हो गया है। बिल्कुल। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई थी तो मेरे हिसाब से 1/2 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाना चाहिए थी। मुझे लगता है अभी तो शायद 20% प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई है। लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने जो किसानों की बात कही, गरीब लोगों की बात कही, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये हकीकत है। और वो ये है कि अभी आज मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने कहा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इलाकों में जो बैंक हैं वहां पैसा नहीं आ रहा है। वो गलत बात है, उस तरह का टर्न भी नहीं देना चाहिए। ओवैसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसा कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मेरा जी मैं सुन लीजिए मेरी बात, मैं उसको गलत समझता हूँ जी। मैं ये कहूंगा कि जहां गरीब लोग हैं जो कंप्लेंट नहीं कर सकते, गरीब लोग, पिछड़े हुए लोग जो कंप्लेंट नहीं कर सकते, उन्हें पता ही नहीं बैंक की कंप्लेंट कहां की जा सकती है, उन सभी को ये दिक्कत है। जिसकी तरफ आप इशारा कोशिश ये की जा रही है कि जो अच्छे इलाके पैसे वाले लोग हैं उनके बैंकों में पैसा ज्यादा भेजा जाए और गरीब लोग तो शिकायत करता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि आपने कोई सजेशन दिया, सरकार ने उसे माना या नहीं माना। हम क्या सजेशन देंगे? मेरा ख्याल है मीडिया इस वक्त जो कुछ भी दिखा रहा है, आप लोग ऑन दी स्पॉट जाकर के जो रिपोर्ट कर रहे हैं, आम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो रोज कोई ना कोई सजेशन देते हैं। पब्लिक सजेशन दे रही है कि आप ऐसा कर लो, सरकार कुछ सुन नहीं रही। जहां तक इस मामले को किसी हद तक फाइनली करने की बात है,
देखिए जो लोग कह रहे हैं इनको बड़ा एतराज है इस पर क्या नोटबंदी का ये जो मामला है फेल हो गया। जब आप इश्तहारों के जरिए से टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इस तरह के इश्तहार देंगे कि जिसमें आप ये दिखाएंगे कि नोटबंदी से बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ है, तो आप माफ कीजिएगा इन सब चीजों से लोगों को और भड़काने का काम कर रहे हैं। जैसे अब सुदेश जी कह रहे थे कि गांव के अंदर ऐसी बुरी हालत नहीं है। मैं आपको बताऊं सुदेश जी, जब आप जैसे लोग या आपके दूसरे प्रवक्ता या आपके लीडर्स खड़े होकर टीवी पर ये बोलते हैं कि आम लोगों को कोई इतनी परेशानी नहीं है, और चंद जगहों पर आप देखा भी है लोगों ने कहा नहीं प्रधानमंत्री ने एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, हम कुछ दिन तक उसकी परेशानी को बर्दाश्त करेंगे। शुरू में 10 दिन बड़ा जोर था, मैं बहुत माइन्यूटली एक एक चीज देखता हूं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा शिकायत शुरू हुई, उसके बाद बहुत शिकायत शुरू हो गई। आज हालत यह है कि अगर आप कैमरा लेकर निकलेंगे तो 100 में से 2 आदमी जो हैं वो कहेंगे कि नहीं स्कीम अच्छी है और हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। बाकी सब लोग कहेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब हुआ है और हमको बड़ी असुविधा हुई है, बहुत परेशानी हुई है, पब्लिक बहुत परेशान है। देखिए पब्लिक की जो परेशानी है वो बुनियादी चीज है। आपकी हर स्कीम से अभी पिछला कुछ मिसालें दी जाती हैं कि साहब पहले ऐसे काम हुए, जब अभी सुदेश जी ने कहा कि राजीव गांधी की तारीफ की उन्होंने, नया सिस्टम आया और जो टेक्नोलॉजी, तो उस वक्त कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना। अगर मोबाइल आया, नई टेक्नोलॉजी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी जो है डिमोनेटाइजेशन किया था, एक लिमिटेड हद में किया था, उससे आम लोगों को सुविधा नहीं हुई। चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं इंट्रोड्यूस हुआ था तो अभी भी बहुत सारी भाई आपके जो जुड़े हुए बीजेपी से जुड़े हुए मजदूर संघ ने क्या कहा है, उन्होंने तो इसकी मुखालफत की है, हिंदू महासभा ने मुखालफत की है, कई बड़े जो लोग हैं, वैसे तो सरकार में हिस्सा है शिवसेना, वो भी इसका विरोध कर चुकी है। देखिए वक्त कम है इसलिए मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ इस चीज को। आशुतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे प्लीज। अब देखिए ऐसा है कि हम लोग जिन बोतल के बाहर निकल गया है और ये रोना धोना छोड़ के आयोडेक्स मलिए काम पे चले, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें जो है जैसे सरकार की बात करते हैं कि सरकार ने इतने सारे जो है कम किए। आज ही एक न्यूज रिपोर्ट है कि ये जो सरकार ने बेनिफिट दिया था कि डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल करेंगे उस पर चार्ज कम होगा, आरबीआई और बैंक कह रहे हैं कि इसको आप 30 दिसंबर के आगे ना बढ़ाइए क्योंकि वरना हमें हजारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो जब आप एक कैशलेस इकोनॉमी ला रहे हैं तो आपको जो है कैश इस्तेमाल करने का कोई खर्चा नहीं होता। वही चीज आपको कैशलेस में भी करनी पड़ेगी कि जो ये गरीब, अभी आप पेटीएम की हम लोग बात करते हैं, पेटीएम में जब तक आप पेमेंट कर रहे हैं तब तो कोई खर्चा नहीं है, एक दुकानदार को दे रहे हैं ये, लेकिन वो दुकानदार जब अपने बैंक में ट्रांसफर करेगा तो उसको भी 1% फी कम से कम देनी पड़ेगी, आपको भी देनी पड़ेगी। अगर आप अपना पैसा पेटीएम से बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो आपको 1% फी देनी पड़ेगी। तो सरकार को ऐसे तरीके निकालने चाहिए कि जैसे हम अपना कोशिश करेंगे दर्शकों को अगली बार ये सारी चीजें समझाएं, पैसा आप सरकार को ये जो है कम करे तो लोग खुद इस्तेमाल करेंगे। अभी इसीलिए डरते हैं, बाकी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के डर हैं, जैसे बात हो रही थी तो जो बहुत दूर दराज बैठा बहुत दूर है वो नहीं समझता इन सब चीजों तो इसीलिए कि उसको आसान लेन देन आसान और मुफ्त होना चाहिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होनी चाहिए। और ये अब इनको समझना पड़ेगा विरोधियों को। पॉसिबल लग रहा है आपको? प्रैक्टिकली तो नहीं है, फिर बैंक्स की बॉटम लाइन हिट होगी। जब बैंक की बॉटम लाइन हिट होगी तो अभी एक ये भी पेटीएम भी क्या करेगी नहीं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये एक आरोप ये भी लगता है कि सारा किया इसलिए जा रहा है कि बैंकों को ज्यादा बिजनेस मिले। तो विरोधियों को ये समझना पड़ेगा कि अब ये वापस तो होने वाला नहीं है कि पेटीएम जैसी कंपनी को फायदा पहुंचाना किया जा रहा है। वक्त खत्म हो रहा है, छोटा सा फाइनल कमेंट चाहिए मुझे। सुदेश जी बस थोड़ा सा वक्त है आपके लिए और उपाय बताइएगा प्लीज। देखिए अगर वेस्टेड इंटरेस्ट इसको अपोज करते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि जो मजदूरों को पूरा वेतन नहीं मिलता था, काट कर मिलता था, अगर कैशलेस होगा, डिजिटल होगा तो उनको पूरा वेतन मिलेगा, मजदूरों को फायदा होगा। और सरकार हर प्रयास कर रही है कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है कैशलेस हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ कैशलेस हो जाएगा, लेकिन एक प्रयास करना चाहिए, एक सफल प्रयास की ओर हम बढ़े, देश के लिए वो अच्छा है और हर व्यक्ति को वेलकम करना चाहिए। लाइन में खड़े थोड़ा पेन है, हम भी मानते हैं, इस पेन को बर्दाश्त करिए, आगे बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मीम अफजल साहब एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कीम
मुंह के बल गिर गई है और जो इसका एक लक्ष्य था वो शायद अचीव नहीं होगा। आप 30 तारीख के बाद हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्या कहा था। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा फायदा देश को होने वाला है। सिर्फ 6% के ऊपर आपने ये सारा जुआ खेला। अगर आप 94% पर खेलते ये जुआ तो ज्यादा अच्छा होता, कॉमन आदमी को लाइनों में नहीं लगना पड़ता और उसको इतनी असुविधा नहीं होती जिसकी वजह से बर्बादी हुई, इतने लोग मर गए और आप उसको जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं। वक्त खत्म हो रहा है। एक छोटा सा आशुतोष जी आपका कमेंट। देखिए, बड़ी सीधी सीधी डिमांड सप्लाई की लड़ाई है। जब तक जो है जितना कैश पब्लिक को चाहिए तब वो छोटे आपने हटाया, उसके एवज में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ क्या उसे फिल किया? उसको फिल, और वो भी अब अगर आपको कैशलेस करना है तो जो नोट आए वो छोटे आए, 2,000 रुपए के नहीं आए और उन क्षेत्रों में ज्यादा जाएं जहां पे जो है डिजिटल कनेक्शन कम है। जैसे कि बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, सुदेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मीम अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो हमारी कोशिश थी कि आप तक कम से कम वो उपाय पहुंचाया जाए, हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश की, लेकिन पैनलिस्ट अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कह रहे थे। लेकिन जो सुझाव दिए जा रहे हैं सरकार को भी उस पर गौर करना चाहिए। इससे सरकार के रुतबे पर बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार।